वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा फुल वेव रेक्टिफायर या पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। जिस रेक्टिफिकेशन की प्रोसेस को हमने पढ़ना और समझना स्टार्ट किया था, उसके क्रम में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर को डिटेल में और अच्छे से पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि जो रेक्टिफायर होता है वो बेसिकली क्या काम आता है, जो आपकी अल्टरनेटिंग करंट थी उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने में काम में आता है। उसके पीछे की जो मैकेनिज्म, जो कॉन्सेप्ट थे, वो हमने सारे के सारे सीख लिए थे। हमने ये भी कहा था कि मोटे मोटे तौर पर आपको दो प्रकार के रेक्टिफायर पढ़ने हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर को हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। अब ठीक उसी प्रकार से हम आज के लेक्चर में फुल वेव रेक्टिफायर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के अंतर्गत कैलकुलेट की थी, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, ठीक उसी प्रकार के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मैकेनिज्म कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, थोड़ा सा क्या होगा, उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, जो उसका सर्किट डायग्राम एक तरह से है, उसमें कुछ चेंजेज होंगे। एक चीज़ आपको ये भी पता है कि जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तब हमने ये कहा था कि जो आप इनपुट एसी काम में ले रहे हो, या जो आपकी इनपुट करंट है, उसका जो साइकिल थी उसका केवल हाफ साइकिल यूज हो रहा था। रिमेनिंग हाफ साइकिल तो जो था वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था वो भी आपको रीजन पता था, क्योंकि उसमें एक सिंगल डायोड था जो हाफ साइकिल के लिए तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आ जाता था और रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए वो रिवर्स बायस की कंडीशन में चला जाता था, इसलिए किसी प्रकार का कंडक्शन नहीं होता था। तो अब आज हम फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसके डायग्राम को देखते हैं। देखो, डायग्राम से ही आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। डायग्राम ठीक उसी प्रकार का है जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में पढ़ा था। अंतर केवल इतना है, वहां पर केवल एक सिंगल डायोड था, यहाँ पर आपके पास दो डायोड है, एक D1 है और एक D2 है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, आप देखो, स्ट्रक्चर तो ठीक वैसे ही, एसी इनपुट है, ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर हमने क्या किया, इसके P पार्ट को और इसके P पार्ट को तो इससे जोड़ दिया, और दोनों के N पार्ट को हमने क्या कर दिया, कॉमनली यहाँ पर जोड़ दिया। और जो लोड रेजिस्टेंस लगाया वो कहां पर लगाया, ये इस सेकेंडरी कॉइल, जो इसका एक सेंटर टैप है, मिडिल स्थान है, इसको और इसके एन पार्ट, ये दोनों देखो कॉमन है, ये ऐसे घूमने का मतलब कॉमन हो गया, ये और ये दोनों कॉमन। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ा और यहां पर हमने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, जहां पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो, जैसे ही आप इनपुट एसी करंट दोगे, ठीक है ना, ये इस प्रकार से चलेगी आपकी, देखो ये साइकिल के रूप में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, ये तो रहेगा फॉरवर्ड बायस में और ये रहेगा रिवर्स बायस में, ठीक है। तो जब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तब क्या होगा, इस डायोड के कारण धारा प्रवाहित हो जाएगी, जबकि इसके कारण धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इसके कारण जो धारा प्रवाहित होगी उस धारा को हम क्या कह देंगे, I1 कह देंगे। क्या कह देंगे, I1। किसके लिए, फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। अब जैसे ही रिमेनिंग सेकेंड हाफ साइकिल जो होगा, जिसको हम नेगेटिव साइकिल भी कह सकते हैं, उस केस में क्या होगा, D1 तो आपका हो जाएगा रिवर्स बायस और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो अब भी इस सर्किट में क्या होगी, धारा तो बहेगी। हाफ वेव में क्या था, चूंकि एक ही डायोड था तो केवल हाफ साइकिल के लिए धारा बह रही थी, रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए रिवर्स बायस में था। लेकिन अब हो क्या रहा है, चूंकि दो डायोड है तो पहले हाफ साइकिल के लिए एक डायोड फॉरवर्ड, दूसरा रिवर्स, और दूसरे हाफ साइकिल के लिए दूसरा फॉरवर्ड और पहला रिवर्स। तो दोनों ही हाफ साइकिल के लिए क्या हो जाएगी, इस परिपथ में धारा का प्रवाह संभव हो पाएगा। तो इस सेकंड केस या सेकंड हाफ साइकिल के कारण जो D2 है वो जब फॉरवर्ड बायस में है, जो धारा बह रही है उस धारा को हमने क्या कह दिया, I2 कह दिया। तो आपके पास जो टोटल करंट है वो I1 प्लस I2 के रूप में है, और ये जो टोटल करंट है वो इनपुट एसी का जो साइकिल है उसके कंप्लीट साइकिल के कारण है। तो यहां पर कोई भी पार्ट आपका एक तरह से वेस्टेज नहीं गया है। तो आप समझ भी सकते हो कि ये रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये इसकी बिल्कुल बेसिक मैकेनिज्म थी। अभी जो मैंने आपको समझाया है वो एज इट इज मैंने थ्योरी के रूप में लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिए, वैसा का वैसा आपको नोट करना है। मैं बता देता हूं, देखो हमने क्या लिखा है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टता के स्रोत को ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। हमने जोड़ दिया ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से। द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों को पीएन संधि डायोडो D1 D2 के P भाग से जोड़ते हैं। हमने क्या किया, ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके दोनों सिरों को हमने क्या किया, डायोड D1 और D2 के P भाग से जोड़ा है। फिर आगे क्या लिखा है, डायोडो D1 D2 के N टर्मिनलों को परस्पर जोड़कर, अब हम क्या करेंगे, ये जो N टर्मिनल है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। एक तो देखो ये हमने क्या कर दिया, आपस में जोड़ दिया, परस्पर जोड़कर इस उभयनिष्ठ बिंदु तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य निष्कासी बिंदु, जिसको हम सेंटर टैप कहते हैं, के मध्य लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर जो देखो आप लोड प्रतिरोध जोड़ोगे, किस किस के बीच में जोड़ोगे, सेकेंडरी कॉइल का एक तो सेंटर टैप और ये जो
n भाग है दोनों डायोडों के, इन दोनों का एक तरह से कॉमन पॉइंट चाहिए ले लीजिए, चाहिए ले लीजिए, कोई भी एक कॉमन पॉइंट ले लीजिए, उस कॉमन पॉइंट के साथ हम क्या कर देंगे, इस लोड प्रतिरोध को जोड़ देंगे जहां पर आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, बस लैंग्वेज मैंने वही लिखी है जो आपको दिख रही है। फिर आगे हमने क्या लिखा है, अब आगे वही पार्ट है कि निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के धनात्मक अर्ध भाग के लिए डायोड D1 अग्रबायसित यानी फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 पश्च बायसित होता है, जिससे परिपथ में धारा I1 प्रवाहित होगी। फिर आगे क्या लिखा है, जबकि शेष ऋणात्मक अर्ध भाग के लिए अब D1 क्या हो गया आपका रिवर्स बायस और D2 हो गया फॉरवर्ड बायस, तो भी परिपथ में धारा बहेगी, उस धारा को हम क्या कह देंगे, I2 कह देंगे। तो कहने का मतलब है कि जो फुल साइकिल है 0 से लेकर के T के बीच में, उस पूरे साइकिल में धारा का प्रवाह होगा। अब ये धारा दो भाग में बढ़ जाएगी, कैसे कैसे देखो, एक तो I1 धारा और एक I2 धारा। I1 धारा का मान किस साइकिल के लिए होगा, 0 से T/2 के बीच में, और I2 का मान होगा T/2 से T के बीच में। जब ये रेंज लोगे तो ये धारा होगी, और जब ये रेंज लोगे तो ये वाली धारा हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो फिर आगे मैंने क्या लिखा है, ये तो धारा प्रवाह हो गया। अतः डायोडों के बाह्य परिपथ में लगे लोड प्रतिरोध RL में निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के संपूर्ण चक्र के लिए, यहां पर कंप्लीट साइकिल के लिए बात कर रहे हैं, धारा का प्रवाह होता है। इस प्रकार प्राप्त निर्गत वोल्टता समय के सापेक्ष नियत नहीं होती है। तो हम जानते ही हैं कि रेक्टिफायर से जब सबसे पहले आपको जो करंट मिलेगी वो एक दिशिक यानी यूनिडायरेक्शनल तो होगी, लेकिन उसका मान समय के साथ बदलता रहता है। इस वजह से, और क्यों बदलता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट के साथ साथ अल्टरनेटिंग कंपोनेंट भी विद्यमान होता है। और इस प्रकार की धारा को हम क्या कहते हैं, पल्सेटिंग करंट या स्पंदमान धारा। तो यही मैंने लिखा है, समय के सापेक्ष नियत होती है, अर्थात स्पंदमान दिष्ट वोल्टता पल्सेटिंग करंट प्राप्त होती है, जिसमें प्रत्यावर्ती तथा दिष्ट घटक का मिश्रण होता है। अब अगला काम हमारा क्या होगा, ये जो मिक्सचर है इसमें से अल्टरनेटिंग कंपोनेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। और उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, फिल्टर्स काम में लेते हैं, जिनको हम स्मूथिंग फिल्टर्स या उर्मी-हारी फिल्टर कहते हैं। तो मैंने आगे यही लिखा है, देखो, इस स्पंदमान दिष्ट वोल्टता में से फिल्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती घटक को पृथक कर लिया जाता है, जिससे दिष्ट वोल्टता प्राप्त होती है। तो ये इसकी पूरी थ्योरी एक तरह से मैकेनिज्म थी। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या होगा, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया था। क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको पल्सेटिंग करंट मिली है उसकी एवरेज वैल्यू को निकालेंगे, फिर आप उस पल्सेटिंग करंट के RMS वैल्यू को निकालोगे, और फिर लास्ट में दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम फाइंड आउट करेंगे, एक तो एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर एंड रिपल फैक्टर ऑफ रेक्टिफायर। तो ये का ये काम हमें करना है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे नहीं, जो चीज़ आपने हाफ वेव में काम में ली है एज इट इज़ वो कि वो आपको फुल वेव में काम में लेनी है। केवल थोड़ा बहुत करंट का मान चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि वहाँ पर करंट केवल हाफ साइकिल में ही काम आ रही थी, यहाँ पर करंट दोनों साइकिल में काम आएगी। तो उस करंट को लिखेंगे कैसे, वो आप देखिए मैंने लिखा है। आप पहले ये डायग्राम देख लीजिए एक बार। जब आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की थी तो इनपुट तो आपका ऐसा ही था, लेकिन आउटपुट में क्या था, ये जो हाफ साइकिल के लिए तो आपको दोनों केस मिल रहे थे, लेकिन ये जो पार्ट था, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये वहां पर मिसिंग थे। क्यों, क्योंकि उसका उस केस में जो डायोड था आपका वो रिवर्स बायस था। तो एक तरह से आप इसको अगर समझना चाहो ना, तो आप इसके ब्रैकेट में यह लिख दीजिए, ये आया D1 के कारण, ये आया D2 के कारण, ये आया D1 के कारण, ये आया D2 के कारण। इसी प्रकार से ये D1 के कारण, ये D2 के कारण, ये D1 के कारण और ये D2 के कारण। तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो ये इनपुट और ये आउटपुट, तो इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलता है, और ये डायग्राम आपको बनाना है। इससे आपने कॉन्सेप्ट सीखा है उसकी जानकारी हो जाएगी। क्लियर है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने क्या कहा कि जब फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होगी तब परिपथ में धारा बहेगी, और फॉरवर्ड बायस की कंडीशन दो अलग अलग सिचुएशन में होगी। एक बार हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, और रिमेनिंग हाफ साइकिल के लिए D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। तो D1 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो धारा I1 बहेगी, और जब D2 फॉरवर्ड बायस होगा तो धारा I2 बहेगी। तो देखो 0 से T/2 में I1 का मान तो वही रहना, Im sin ओमेगा t, लेकिन जब मैं I1 को T/2 से T की रेंज में देखता हूं तब मुझे क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। क्यों, क्योंकि उस केस में आपका जो D1 है वो रिवर्स बायस हो जाएगा। अब सेकेंड बार I2 की तरफ आता हूं, तो I2 में जब मैं फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करता हूं तो उस केस में तो वो रिवर्स बायस है, तो उस समय धारा कितनी है, 0 है। लेकिन जब मैं रिमेनिंग हाफ साइकिल की बात करता हूं जो T/2 से T के बीच में होता है, तब आपका D2 फॉरवर्ड बायस होगा।
तो उस केस में धारा होगी आई एम साइन ओमेगा टी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि डायरेक्शन क्या है यहाँ पर ऑपोजिट है, इस वजह से मैंने माइनस लगाया है। क्लियर है? तो ये आपकी I1 हो गई और ये आपकी I2 हो गई। टोटल करंट कितनी हो जाएगी? टोटल करंट एक तरह से आपकी I1 प्लस I2 के रूप में हो जाएगी डायरेक्शन को लेते हुए। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है? स्पंदमान धारा या वोल्टता का औसत मान। औसत मान हम क्यों निकालते हैं? क्योंकि रेक्टिफायर से जो आपको करंट या वोल्टता मिलती है वो कैसी होती है, उसमें कुछ न कुछ उसका जो मान है वो यूनिडायरेक्शनल तो होगी, लेकिन उसका मान समय के साथ क्या होगा? बदलता रहता है। इसीलिए हम क्या करते हैं? उसका एवरेज निकाल लेते हैं। और एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज बहुत आसान है। एवरेज को आपको होगी IDC, और एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है आपका 0 से T IDT अपॉन कैपिटल T। अब ये I क्या है? बेसिकली I1 प्लस I2 के रूप में है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं 0 से T/2 I1 dt प्लस T/2 से T IDT, और ये अपॉन में तो T आपका सबके साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से इसको चेक कर लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको इसमें आएगी ही नहीं। क्लियर है? अब I1 I2 का मान रख देते हैं, बहुत आसान है, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप कर सकते हो खुद। ये 1/T हो गया, IM तो मैं दोनों के केस में बाहर ले आता हूं, तो यहां पर तो हो गया आपका देखो T/2 0 साइन ओमेगा T dt, और ये माइनस T/2 साइन ओमेगा T dt। ठीक है ना? IM दोनों तरफ से बाहर ले आया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन ओमेगा टी का माइनस कोस ओमेगा टी होगा, फिर आप लिमिट पुट करोगे, ओमेगा टी इजिकल टू 2 पाई, वो सब लग करके करोगे। मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ ताकि हमारा समय बच जाए, कोई दिक्कत होगी नहीं। आप तो सीधा जो IDC है, IDC देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में आया था IM अपॉन पाई, और यहाँ पर फुल वेव है तो ट्वाइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्वाइस IM अपॉन पाई। ये आपको याद रखना है, IDC का मान ये आएगा। अब IDC के बाद आप VDC, PDC ये सब कुछ निकाल सकते हो। क्योंकि अब VDC में हमारा अभी फिलहाल इंटरेस्ट है नहीं, हमारा इंटरेस्ट अब किस में रहेगा? PDC में। क्यों रहेगा? क्योंकि जब आप एफिशिएंसी निकालोगे तब आपको PDC की आवश्यकता होगी। और P होता क्या है? बेसिकली I²R। R मतलब जिसके बीच, जिस प्रतिरोध के बीच में धारा बह रही है। तो यहाँ पर किस प्रतिरोध के बीच में धारा बहेगी? लोड प्रतिरोध के बीच में। और कौन सी धारा बह रही है? IDC धारा बह रही है। तो ये लीजिए IDC²RL। तो यहाँ से आपका PDC क्या हो गया मुझे बताओ? PDC हो गया 4IM² π²RL। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दो पैरामीटर है जो हमने निकाल लिए, जो आपके आगे अभी काम आने वाले हैं। ठीक है? तो PDC भी आपने बहुत आसानी से निकाल लिया, कोई आपको प्रॉब्लम आई नहीं। अब ठीक है ना, ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आपके लिए छोड़ दिया है, वहां मैंने पूरा करवाया था। अब नेक्स्ट काम हमारा क्या है? अब वो जो स्पंदमान धारा या वोल्टता है उसका RMS वैल्यू निकालेंगे। तो ये लीजिए हम RMS वैल्यू निकाल लेते हैं। तो IRMS होता क्या है मुझे बताओ? रूट मीन स्क्वायर। तो देखो सबसे पहले आपने किया स्क्वायर, फिर उसका लिया रूट, और फिर उसका किया अंडर रूट। तो ये आपकी होती है IRMS स्क्वायर। अब इसका मान निकालोगे कैसे आप? तो हम मान तो निकालेंगे IRMS स्क्वायर का, ताकि अंडर रूट का झंझट नहीं रहे। तो ये हो जाएगा देखो 1/T 0 से T और I² dt। पहले I² और उसका फिर हमने क्या ले लिया? एवरेज ले लिया। तो अब I² करोगे तो I² में भी 0 से T/2 में आप लिख लीजिए, चलो मैं लिख देता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक मिनट, ये 1/T, ये T/2 से T में तो हो जाएगा I1² dt प्लस T/2 से T में हो जाएगा I2² dt। अब आप इनके मान रखिए, IM बार आ जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसको cos 2 ओमेगा टी के फॉर्मूले में कन्वर्ट कीजिए और सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाइए। मेरा इंटरेस्ट उसमें बिल्कुल भी नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सिंपल सा किस में है कि इन सब को कैलकुलेट करके जब फाइनली जो वैल्यू आएगी IRMS वो कितनी आएगी वो हमें नोट डाउन करनी है। हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आई थी आपके IM/2 और यहां पर आ जाएगी आपके IM/√2। आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं नहीं चाहता कि इस लेक्चर को हम अनावश्यक रूप से बड़ा करें, कोई इंटरेस्ट नहीं, चूंकि आपको डायरेक्ट याद रखनी है तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए और बाकी 2-3 लाइन में कैलकुलेट करोगे तो भी इसका मान निकल करके आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, IRMS आया आपके IM/√2। अब हमारा अगला काम क्या होगा? अब हमारा अगला काम होगा हमें PAC निकालना है। तो PAC निकालना है तो PAC आपके लिए बहुत आसान है।
PAC क्या हो जाएगा, P होता है I स्क्वायर RL। तो यहाँ पर अब सिंपल RL नहीं है क्योंकि यहाँ पर डायोड का प्रतिरोध भी काम में आएगा और लोड प्रतिरोध भी काम में आएगा। तो ये लीजिए PAC कितना हो गया IRMS स्क्वायर, तो ये हो गया IM स्क्वायर, ये हो गया 2 और ये हो गया RF प्लस RL। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये चीजें हैं। तो अब हमारे पास IAC आ गया, सॉरी IRMS आ गया, IDC आ गया, PAC आ गया और PDC आ गया। तो अब हम आराम से एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अगला काम हम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो मैंने अगला पॉइंट क्या लिखा है, दिष्टकारी की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। तो एफिशिएंसी का तो सिंपल सा मतलब होता है इनपुट के रेस्पेक्ट में कितना आउटपुट मिला। इनपुट आपने क्या दिया, अल्टरनेटिंग कंपोनेंट दिया, आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, डायरेक्ट कंपोनेंट मिलेगा। तो उन दोनों का जो रेशियो होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी कहलाएगा। तो मैंने सिंपल सी परिभाषा क्या लिखी है, निर्गत दिष्ट शक्ति अपॉन निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, आउटपुट डायरेक्ट पावर अपॉन इनपुट अल्टरनेटिंग पावर। तो PDC अपॉन PAC। अब इन सब के मान आपके पास है, मान रखिए देखो PDC, तो PDC कितना था मुझे बताओ, PDC था IDC स्क्वायर RL और IDC स्क्वायर कितना था 4IM स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर RL और अपॉन में वो था आपका IM स्क्वायर अपॉन 2 RF प्लस RL। तो ये देखो IM स्क्वायर से IM स्क्वायर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो देखो ईटा आपका कितना आ जाएगा 8 अपॉन पाई स्क्वायर RL और ये हो गया RF प्लस RL। मैं इसमें थोड़ा मैनिपुलेशन करता हूँ और इसको इस प्रकार से लिखता हूँ 8 अपॉन पाई स्क्वायर और ये RL आके कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस RF अपॉन RL, ये आपके ईटा का मान होगा। और जब आप इस 8 अपॉन पाई स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो 8 अपॉन पाई स्क्वायर को कैलकुलेट करोगे तो जो ईटा निकल करके आएगा वो आएगा आपका 0.812 और अपॉन में 1 प्लस RF अपॉन RL। और परसेंटेज में देखोगे तो ये हो जाएगा 81.2%, 1 प्लस RF अपॉन RL। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई, इतनी हो गई। और अब हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने क्या बात की थी, ये एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो सकती है। देखो एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगी, जब डायोड का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम नेग्लिजिबल हो, ताकि डायोड में से जो धारा निकल रही है वो रुके नहीं। और डायोड रेजिस्टेंस को हम क्या कह रहे हैं, RF कह रहे हैं। तो अधिक से अधिक संभावना, बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन क्या हो सकती है कि जब डायोड का रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो जाए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लीजिए जीरो हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जो एफिशिएंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी RF इजिकल टू 0 और RF इजिकल टू 0 होगा तो ये पूरी क्वांटिटी 0, तो पीछे बचेगा केवल 1, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 81.2%। तो जो आप 100 यूनिट अगर आप अल्टरनेटिंग इनपुट दे रहे हो तो फुल वेव रेक्टिफायर उसके 81 अधिक से अधिक बात कर रहा हूं, होगा उससे कम ही, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या करेगा वो 81.2% को ही डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। अभी भी पूरा नहीं कर रहा है, कुछ पोर्शन तो पीछे रहेगा ही रहेगा। जबकि हाफ वेव में कितना था 40.6 ही था, तो उसकी तुलना में एक तरह से डबल ही हो गया ये, ठीक है। तो यहां पर आप एक चीज ये भी लिख सकते हो, जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर लिखा था, क्या लिखा था, आप लिख लीजिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी या अधिकतम दक्षता के लिए RF इजिकल टू 0, इसलिए ईटा मैक्सिमम कितना हो सकता है मुझे बताओ, ईटा मैक्सिमम हो सकता है 81.2%। ये आपको ध्यान रखना है बस। ये भी कई बार चीजें इस तरह से पूछ ली जाती है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता 81.2% होती है। तो आपको केवल इस फॉर्मूले तक नहीं आना है, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी कब और क्यों होगी वो भी दर्शाना पड़ेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी जब RF इजिकल टू 0 होगा तब होगी, और उस केस में ये एफिशिएंसी क्या होगी 81.2% होगी। अदरवाइज इन जनरल अगर RF मौजूद है, RF अगर मौजूद है, कुछ ना कुछ वैल्यू है उसकी, तो मान के चलिए उसकी एफिशिएंसी 81.2 से कम ही होगी। क्लियर है। तो ये आपकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। अब नेक्स्ट काम आपका क्या करना है, नेक्स्ट काम आपको देखना है रिपल फैक्टर। तो रिपल फैक्टर मैंने बताया, रिपल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे ही रेक्टिफायर से जो आपको आउटपुट मिल रहा है उसमें कुछ पार्ट अल्टरनेटिंग भी है और कुछ कंपोनेंट डायरेक्ट भी है। तो
डायरेक्ट की तुलना में अल्टरनेटिंग कितना है, उसका जो रेशियो वही आपका कहलाता है रिपल फैक्टर। तो मैंने ये परिभाषा लिखी है, निर्गत धारा या वोल्टता में प्रत्यावर्ती घटकों के प्रभावी मान तथा दिष्ट घटक के प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है, उर्मी का गुणांक कहलाता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा IAC अपॉन IDC, ये आपको ध्यान रखना है। जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की थी तो हमने देखा था इस रिपल फैक्टर का मान आया था 1.21 या 121%। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब ये था कि जो रेक्टिफायर से आपको आउटपुट मिला है उसमें डायरेक्ट कंपोनेंट की तुलना में अल्टरनेटिंग कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, आधे से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब वो आपका रेक्टिफायर उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक टॉप क्वालिटी के फिल्टर्स आपको काम में लेने पड़ेंगे। क्यों? ताकि आप उस मिक्सचर में से अल्टरनेटिंग कंपाउंड को रिमूव कर सकें। और जब फुल वेव रेक्टिफायर में जाओगे तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली रिपल फैक्टर कम आ जाएगा, यानी फुल वेव रेक्टिफायर से जो आपको आउटपुट मिलेगा उसमें अल्टरनेटिंग कंपोनेंट डायरेक्ट कंपोनेंट की तुलना में कम होगा जरूर, लेकिन फिर आपके फिल्टर के पर्सपेक्टिव में आपको उस लेवल की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाफ वेव रेक्टिफायर में तो आपको टॉप क्वालिटी के बहुत अच्छे फिल्टर चाहिएंगे, इसमें आपका नॉर्मली काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये रिपल फैक्टर का मतलब होता है। और रिपल फैक्टर एफिशिएंसी दोनों एक तरह से इनवर्स है, जिसका रिपल फैक्टर ज्यादा होगा उसकी एफिशिएंसी कम होगी, और जिसका रिपल फैक्टर कम होगा उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसके रिपल फैक्टर को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक वही तरीका है जो हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में काम में लिया था। तो वो फॉर्मूला आप सीधा लिख दीजिए, आपको उस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है, याद रहे तो वहां पर हमने लास्ट में फॉर्मूला क्या निकाला था, ये निकाला था IRMS स्क्वायर अपॉन IDC स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। ये फॉर्मूला आपने निकाल रखा है वहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर, वहां से आप रेफर कर लीजिएगा। बस अब मान लिख देते हैं। तो ये लीजिए IRMS कितना था, IM स्क्वायर अपॉन 2, और IDC कितना था, ये आपका 4 था, और अपॉन में पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और पीछे आपका क्या बचेगा, मैं लिख देता हूँ, पीछे बचेगा आपका ये पाई स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 की पावर 1/2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपके आएगा 0.482, या इसको आप लिख सकते हो 48.2%, दोनों एक ही बात है। तो रिपल फैक्टर का मान अब कम आया है, वहां पर तो 1.21 था, यहां पर 0.482 है। कितना है? 0.482। तो निश्चित रूप से ये रेक्टिफायर आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर को अच्छे से पढ़ा है तो फुल वेव में तो कुछ नहीं करना है, केवल 2 डायोड काम में लेना है और सारी की सारी कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है। तो बहुत आसान है, और आप ये मान के चलिए इन दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इतने ही पूछे जाते हैं बस, उसकी मैकेनिज्म और एफिशिएंसी और रिपल फैक्टर। बाकी और चीज़ें जनरली आपसे पूछी नहीं जाएगी, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी अगर आते हैं तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो इसके साथ हमारा ये जो फुल वेव रेक्टिफायर का लेक्चर था वो यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।